हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेट एग्ज़ाम 2023 के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं यह जीजीटीयू यूनिवर्सिटी द्वारा रेट 2018 यानी कि रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 में पूछे गए थे और उस समय जो रेट का सिलेबस था वर्तमान सेट के पेपर फर्स्ट के सिलेबस के समान है। तो हम इस क्वेश्चन पेपर को बहुत सुपरफास्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से है। तो इसमें पूछा गया है कि विद्यार्थियों के मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक तकनीक नहीं है, कौन सी क्वांटिटेटिव टेक्निक नहीं है। तो जैसे ही हम मार्किंग करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो इवैल्यूएशन में ओरल टेक्निक में जैसे वाइवा लेते हैं तो नंबर देते हैं विद्यार्थियों को, रिटर्न टेक्निक में रिटर्न में एग्जाम में नंबर देते हैं और प्रैक्टिकल टेक्निक में हम नंबर देते हैं। पर रेटिंग स्केल में हम सिर्फ ग्रेड देते हैं और ग्रेड देना क्या होता है, क्वालिटेटिव टेक्निक है, ना कि क्वांटिटेटिव। बाकी सब क्वांटिटेटिव टेक्निक है। तो इसमें जो पहले का आंसर होगा वो होगा रेटिंग स्केल टेक्निक। दूसरा सवाल है प्रभावी कक्षा कक्ष माहौल का सार है। एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज। तो इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए, एकदम वाइब्रेंट माहौल होना चाहिए, जीवंत माहौल होना चाहिए और स्टूडेंट टीचर का क्या है, एकदम लाइवली इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जो विद्यार्थी होगा वो आसानी से सीख पाएगा और उसको जो समस्या होगी वो शिक्षक के साथ साझा करके संवाद कायम करेगा और इससे जो टीचिंग है वो एकदम इफेक्टिव होगी। अगला सवाल है तीसरे में पूछा गया है कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है उसके संबंध में क्या सही है। तो दो तरह के इवैल्यूएशन होते हैं, एक तो होता है फॉर्मेटिव और दूसरा होता है समेटिव। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि लर्निंग के साथ साथ में इवैल्यूएशन होता है, यानी कि सतत मूल्यांकन होता है। जैसे कि वर्तमान में राजस्थान में जो प्राइमरी स्कूल्स में क्या है, सतत मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई है। तो इसमें यह जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेक्निक है ये समेटिव से बेहतर है, क्योंकि इसमें जो विद्यार्थियों की जो समस्या होती है उनको लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ उनको जो समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। जबकि समेटिव में केवल अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं करवा दी जाती है, जिसमें मतलब पूरा का पूरा लर्निंग प्रोसेस के एंड में एग्ज़ाम करवाया जाता है। तो विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं वो वैसी की वैसी रह जाती है। तो इसका आंसर होगा सी। यह छात्र और शिक्षक को लगातार प्रतिपुष्टि देता रहता है, यानी कि कंटिन्यूअस इसमें फीडबैक आता रहता है कि भाई स्टूडेंट और टीचर की दोनों के बीच में क्या है, लगातार कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता रहता है, कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता रहता है। अगला सवाल है चौथे में पूछा गया है इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग के जो स्टेप्स है इनको करेक्ट ऑर्डर में जमाना है। तो जो टीचिंग मेथड होते हैं जनरली एक तो इंडक्टिव होता है और एक डिडक्टिव होता है। इंडक्टिव में क्या है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन की ओर बढ़ा जाता है और डिडक्टिव में जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक की ओर बढ़ा जाता है। तो जो इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है इसकी कई तरह के इसकी विधियां होती है। उसमें प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो सकती है, केस बेस्ड लर्निंग हो सकती है, डिस्कवरी लर्निंग हो सकती है, इंक्वायरी लर्निंग हो सकती है, प्रोजेक्ट लर्निंग हो सकती है। इस प्रकार से कई तरीके हो सकते हैं। तो जो हमारे जो 6 स्टेप्स दिए हुए हैं इसमें जो चौथा ऑप्शन आप देखोगे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है। तो पहले हमें क्या है, एक प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई करना है। जब हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई उसके बाद हम क्या है, उससे संबंधित डेटा की क्या है, खोज करेंगे। और जब हम डेटा खोज लेंगे तो खोजने के बाद जो डेटा हमारे पास है उनको क्या है, ऑर्गेनाइज करेंगे, सही तरीके से जमाएंगे। अगर डेटा तितर बितर रहेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करने के बाद में हम इस जो हमारी समस्या है इस समस्या का इन डेटा के आधार पे क्या है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास जब टेंटेटिव सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा तो आने के बाद अब जो विभिन्न प्रकार के हमारे पास सॉल्यूशन है उनमें से जो बेस्ट है वो हमें चूज करना है और बाकी सारे का क्या है, एलिमिनेशन कर देंगे। तो एलिमिनेशन करते हुए
जो हमारे लास्ट क्या है, अब जो लास्ट जो हमारे पास सॉल्यूशन बचेगा उसको क्या है, वेरीफाई कर देंगे, वेरिफिकेशन कर देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा C 425136। सवाल है पांचवें में पूछा गया है विजुअल एड्स ऑफ टीचिंग डज नॉट इंक्लूड। शिक्षण के जो दृश्य उपादान है उनमें क्या सम्मिलित नहीं है। तो हमने पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था कि 3 तरह के एड्स होते हैं, एक होता है ऑडियो, एक होता है विजुअल और एक ऑडियो विजुअल। तो विजुअल चौखपट है वो दिखाई दे रहा है, मोशन पिक्चर है ये भी विजुअल है, स्केच है ये भी विजुअल है। जो रेडियो है वो केवल और केवल हम सुन सकते हैं, वो ऑडियो एड है, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रेडियो डी। अगले 5 सवाल है वो रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित है। तो छठा सवाल है कि मानव ज्ञान को मूलभूत रूप से समृद्ध करने के लिए कुछ नई खोज करने के लिए लगातार और धैर्य युक्त शोध को कहते हैं। तो इसमें जो वर्ड आया है वो आया मूलभूत या फंडामेंटल। तो रिसर्च मेनली क्या है, 2 तरह की होती है। एक तो होती है फंडामेंटल रिसर्च जिसको बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। इसमें क्या है, हम नया ज्ञान है, जो नया फंडामेंटल नॉलेज है वो जो नया थ्योरेटिकल नॉलेज है वो जमा करते रहते हैं। दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या है, जो हमने ज्ञान जमा किया है वो अप्लाई किया जाता है, फील्ड में अप्लाई किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो सामाजिक समस्या हैं उनको सॉल्व करने के लिए। और अप्लाइड रिसर्च का ही एक स्पेशल टाइप होता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में तात्कालिक कोई समस्या होती है, उस तात्कालिक समस्या को सॉल्व किया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले अडानी के शेयर एकदम गिरने लग गए थे। तो अब जो अडानी ग्रुप के सामने समस्या है कि एकदम शेयरों के दाम है वो गिर रहे हैं, तो इसके लिए वो क्या है, एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और इस समस्या से कैसे निजात पाएं, इसके लिए क्या है, एक्शन रिसर्च की जाएगी। तो ये एक अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है। तो मेनली तो रिसर्च हो गई फंडामेंटल रिसर्च और दूसरी अप्लाइड, और अप्लाइड का ही एक पार्ट कह सकते हैं एक्शन रिसर्च। और बाकी रिसर्च के अलग अलग टाइप हम और भी आधार से कर सकते हैं। तो इसमें फंडामेंटल नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, तो हमारी रिसर्च होगी फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च, यानी कि ऑप्शन होगा सी। अगला सवाल है सातवें में पूछा गया है कि एक ऐसी पॉपुलेशन है जो कि होमोजेनियस नहीं है, तो यानी कि सजातीय नहीं है। तो इस तरह के पॉपुलेशन में से कोई सैंपल निकालना है तो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक का यूज किया जाएगा। तो जब जनसंख्या क्या है, सजातीय न होकर विजातीय हो, तो हम उसमें अलग अलग स्टेटा बना देते हैं, स्तर बना देते हैं। जैसे कि हमें कोई किसानों की समस्याओं पर शोध करना है, रिसर्च करनी है, तो अब किसान हैं वो अलग अलग तरह के होंगे। कुछ किसान होंगे जिनके पास लैंड होल्डिंग है बहुत कम होगा, और कुछ किसान हैं जो मध्यम प्रकार के होंगे, यानी कि ज़मीन है, ज़मीन का हिस्सा उनके पास मध्यम आकार का होगा। और कुछ किसान ऐसे होंगे जो समृद्ध प्रकार के होंगे जिनके पास लैंड होल्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो हमने किसानों को 3 स्तर में, 3 स्टेटा में बांट दिया, और फिर हम प्रत्येक स्टेटा में से सैंपल निकालेंगे, तब हमारी रिसर्च सही होगी। तो अगर सैम्पलिंग का डिटेल वीडियो देखना है तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो। अगला सवाल है 8वें सवाल में पूछा गया है कि संवाददाताओं द्वारा तैयार की गई प्रेस रिपोर्ट है। अब देखो, जो डेटा होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो सीधे लिए जाते हैं फील्ड में से, और सेकेंडरी डेटा जो पहले से जो संकलित रिपोर्टें वगैरह है, पहले से जो प्राइमरी डेटा किसी और से लिए गए हैं उन स्रोत से हम लेते हैं, तो वो होते हैं सेकेंडरी डेटा। तो संवाददाता क्या है, संवाददाता फील्ड में जाके सीधा डेटा लेते हैं, तो फील्ड से सीधा डेटा ले रहे हैं, इसलिए ये कैसा डेटा हुआ, प्राइमरी डेटा, यानी कि सही ऑप्शन हो गया ए। अगला सवाल है 9वें में पूछा गया है इंटर-रेटर रिलायबिलिटी की विशेषता है। तो इसमें क्या होता है कि अब मान लो कोई एक गेम चल रहा है और गेम में क्या है, 3 रेफरी है। अब 3 रेफरी है वो निर्णय लेते हैं, यानी कि अंक देते हैं जो खिलाड़ी होते हैं उनको। जैसे कोई जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता में 3 जज होते हैं, वो अंक देते हैं जिम्नास्टर की परफॉर्मेंस पे।
तो अब इसमें क्या है, मान लो कोई बायस ना हो, इसके लिए क्या है कि अब तीनों अलग अलग अंक देते हैं। अब एक ने बहुत कम दे दिए और दो ने ज़्यादा दिए, तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच में सामंजस्य नहीं है, यानी कि कोई न कोई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अगर तीनों का डिसीजन एक जैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब इंटर-रेटर रिलायबिलिटी नहीं है। तो यह टेक्निक है वो रिसर्च में भी यूज की जाती है। तो इसमें जो हमारे सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा इट इज़ द एक्सटेंट टू विच टू और मोर इंडिविजुअल एग्री। तो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन होते हैं वो एग्री करते हैं एक ही बात पे, यानी कि भाई जिमनास्ट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो सारे के सारे, दो या तीन जज है, चार जज है, तो सारे के सारे उस बात की पक्ष में होंगे। एक भी अगर अलग है, इसका मतलब किसी के फैसले में कोई त्रुटि है। अगला सवाल है 10वां में पूछा गया है कि एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन ए स्पेसिफिक एरिया और नॉलेज एक साथ इकट्ठा होते हैं एक जगह पे और एक नए कोर्स के लिए एक सिलेबस का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। तो अगर हम चार ऑप्शंस को देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो वर्कशॉप होगी। और वर्कशॉप जो जनरली वो आयोजित की जाती है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा आयोजित की जाती है और इसमें ट्रेनिंग दी जाती है नए लोगों को किसी भी विषय पर। अगला सवाल है पैसेज से संबंधित है, यानी 11वें से लेकर 15वें तक पैसेज से संबंधित है। और पैसेज में क्या है, जो भारत में जो खान पान है उसके बारे में बताया गया है प्राचीन समय से। तो पहला सवाल है 11वें में पूछा गया है कि भाई जो ये पैसेज है ये कौन सी थीम पर आधारित है। तो इसकी मेन थीम क्या है, इसकी है फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल, लोगों की भोजन की आदतों के बारे में बात कर रहा है। अगला सवाल है 12वें में पूछा गया है कि अहिंसा का सिद्धांत का मेन अभिप्राय क्या था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस थी, उसका अभिप्राय क्या था। तो अहिंसा का सिद्धांत क्या है, अहिंसा का सिद्धांत जुड़ा हुआ है कि भाई कोई बलि वगैरह नहीं चढ़नी चाहिए, पशुओं को मारना नहीं चाहिए, मैंने अंडरलाइन किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एनिमल शुड नॉट बी किल्ड फॉर फूड, भोजन के लिए पशुओं को नहीं मारना चाहिए, यानी 12वें का ए। अगला सवाल है 13वें में पूछा गया है कि विदेशी आगंतुकों को जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए, सामान्यकरण नहीं करना चाहिए। अब जैसे फायान आया और फायान ने क्या जनरलाइजेशन किया, तो जनरलाइजेशन उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो जैसे चीन से आया तो उसे कुछ पूर्वाग्रह होगा और पूर्वाग्रह के आधार पे वो कुछ जनरलाइजेशन करेगा तो वो सामान्यकरण सही नहीं होगा। सामान्यकरण वही व्यक्ति कर सकता है जो कि बायस फ्री हो, उसे कोई भी पूर्वाग्रह नहीं हो। तो इसका जो सबसे ज़्यादा राइट आंसर होगा वो होगा वे पूर्वाग्रह से प्रेरित लेखन के लिए दोषी हो सकते हैं, जैसे कि फायान था। अगला सवाल है 14वें में पूछा गया है कि जो इस पैसेज में वर्ड यूज किया गया है एग्जेजुरेटेड, यानी कि अतिशयोक्तिपूर्ण, इसका विलोम क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा। तो अतिशयोक्तिपूर्ण में क्या होता है, कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, और इसका विपरीत होगा वो इंग्लिश में होगा लेसनिंग, यानी कि बात को थोड़ा सा कम करना। तो कम करने को इसने हिंदी में लेसनिंग को एज ए वर्ब समझ लिया और इसका आंसर जो हिंदी में जो अनुवाद है वो घटना लिख दिया। तो जो सही आंसर होगा वो इंग्लिश में होगा लेसनिंग, बी। अगला सवाल है 15वें में पूछा गया सम्राट अशोक ने जो शाकाहारीवाद को बढ़ावा दिया, किस प्रकार बढ़ावा दिया। तो इसकी सबसे जो लास्ट लाइन है पैसेज की, इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने स्वयं के उदाहरण से उसे प्रेरित किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, बाई हीज ओवन एग्जाम्पल, स्वयं के उदाहरण द्वारा। अगला सवाल है 16वां है वो कम्युनिकेशन का सवाल है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का गुण नहीं है, ओरल कम्युनिकेशन का गुण नहीं है। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या करता है, समय बचाता है, बिल्कुल सही है। इमीडिएट क्लैरिफिकेशन देता है, बिल्कुल सही है।
और अनौपचारिक भी हो सकता है, ये भी सही है। परंतु जो सी ऑप्शन है परमानेंट, ये नहीं हो सकता। अगर मैं आपको कुछ बात बोलूं तो वो स्थायी नहीं रहेगी, आप कुछ समय बाद उसमें से कुछ भूल जाएंगे। जबकि मैं आपको कुछ लिख के दूं, कुछ नोट्स दूं, तो वो कम्युनिकेशन स्थायी रहेगा, क्योंकि आप वापस उस नोट्स को देख के याद कर लोगे। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला सवाल है 17वां। 17वें में पूछा गया है जो सीमांटिक बैरियर होते हैं, तो सीमांटिक बैरियर कम्युनिकेशन में होते हैं, वो इनमें से कौन कौन से हैं। तो जनरली क्या है कि जो कम्युनिकेशन में बैरियर है उनको 3 तरीके से विभक्त किया जाता है। एक तो फिजिकल बैरियर, दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर और तीसरा सीमांटिक बैरियर। कुछ लोग इसको 5 भागों में भी डिवाइड करते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशनल जो बैरियर होते हैं और दूसरे टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, उनको भी सम्मिलित करते हैं। तो अगर बात करें हम फिजिकल बैरियर की, तो जैसे कोई नॉइज है, कोई फिजिकल डिस्टेंस है। अब मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बीच में कोई गाड़ियों की आवाज़ आए, तो ये एक तरह से फिजिकल बैरियर है। साइकोलॉजिकल में अब कुछ मेरे अंदर पूर्वाग्रह हो, मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं करूँ, तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। पहले से ही साइकोलॉजिकली मैंने परसेप्शन बना लिया है, तो ये क्या हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर। और तीसरा जो बैरियर होता है सीमांटिक बैरियर। अब मैं आपको आ रही है हिंदी और मैं जापानीज़ में पढ़ाना शुरू कर दूं, तो जापानीज़ में पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये भाषा संबंधी त्रुटि हो जाएगी। अब मान लो अब मैं कोई ऐसी जो साइन लैंग्वेज यूज़ करने लगूं जो आपको समझ में ही नहीं आए, तो वो भी आप समझ नहीं पा रहे हो। तो जो भाषा संबंधी और समझने संबंधी जो चीज़ें होती है उसमें प्रॉब्लम हो, तो वो बैरियर होता है सीमांटिक बैरियर, अर्थ संबंधी। तो इसमें से सीमांटिक बैरियर है वो एक तो है लैंग्वेज का ट्रांसलेशन। अब लैंग्वेज का ट्रांसलेशन संबंधी समस्या हो सकती है। दूसरा है क्यू मीनिंग। क्यू मीनिंग है ना, संकेत अर्थ। मैं कोई संकेत दे रहा हूँ, आपको अर्थ नहीं पता चल रहा है। और छठे नंबर का जो जेस्चर्स है, जेस्चर्स बोले तो मेरे हाव भाव है, हाव भाव कोई समझ नहीं पाए। और 7वां है साइन एंड सिंबल। तो ये जो भी अर्थ संबंधी जो बैरियर है ये 4 है। तो तीसरा, चौथा, छठा और 7वां, यानी कि ऑप्शन डी। अगर इनमें बाकी ऑप्शंस को देखें तो पर्सनल इमोशंस है वो साइकोलॉजिकल है। फियर्स ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड है, यानी कि गलत व्याख्या हो जाएगी उसका डर है, वो भी क्या है, साइकोलॉजिकल है। और इसी प्रकार परसेप्चुअल वेरिएशन है, परसेप्शन वगैरह है, वो भी साइकोलॉजिकल है। अगला सवाल है 18वां। 18वें में पूछा गया है कि डायडिक कम्युनिकेशन युग्म संचार है। तो जो सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में जो डायड वर्ड है वो 2 लोगों के ग्रुप को बताया गया है, और 2 लोगों में जब कम्युनिकेशन होगा तो वो कहलाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जो कम्युनिकेशन कितने लोगों में हो रहा है उसके आधार पे। एक तो आदमी खुद अपने से बात करता है तो वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, खुद ही खुद से बात करे, जैसे कि ओ माय गॉड, ऐसे कुछ भी जो चिंता व्यक्त करे या अपने से खुद से बात करे, वो होगी इंट्रापर्सनल। और 2 या 2 से अधिक में बात करे उसमें होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब जो डायडिक है इसमें क्या है, 2 व्यक्ति है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा, अंतर व्यक्तिगत संचार में आएगा। अगला सवाल है 19वां। 19वें में पूछा गया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहला स्टेप क्या होगा। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर हमें बनाना है, यानी हमें प्रभावी संचार करना है, तो सबसे पहले हमें उद्देश्य तय करने होंगे कम्युनिकेशन के, और कम्युनिकेशन के हम ऑब्जेक्टिव तय कर लेंगे, उसके बाद ही हमें बाकी सारे जो सिलेक्शन करना है कम्युनिकेशन के चैनल्स का, प्लानिंग करनी, ये सारा बाद में करना होगा। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव तय करने होंगे, तो हमारा सबसे राइट आंसर होगा वो होगा बी। अगला सवाल है 20वां। 20वें में पूछा गया है 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित विद्या वाहिनी परियोजना संबंधित है। तो विद्या वाहिनी परियोजना का संबंध है विद्यालयों में कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम से, कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम से। अगला सवाल है 21वां, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग से है। इसमें पूछा गया प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस। तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो इनमें 3 इक्वेशन है वो सही है, 1 इक्वेशन गलत है।
तो अगर हम जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं तो पहले ऑप्शन में 10 गुणा 5 है, तो गुणा की जगह क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और इस तरीके से इक्वेशन जमाएंगे। तो जमाने के बाद में हमें क्या करना है, बोर्ड मास रूल फॉलो करना है। बोर्ड मास में पहले क्या आता है, डिवाइडेशन आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर एडिशन आएगा और फिर सब्सट्रैक्शन आएगा। यानी भाग है वो पहले होगा। तो सबसे पहले हमारे 10 गुणा 5 है तो 10 भाग 5 बन गया। तो सबसे पहले 10 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें जो गुणा करना है, तो अब 10 में 5 का भाग दिया, 2 आ गया। अब 2 का गुणा करना है 2 से, यानी कि क्या आ गया, 4। अब 4 में 4 जोड़ देंगे और तो आ जाएगा 8, और 8 में से 6 घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 2। यानी कि ये समीकरण सही है। इस प्रकार हम बाकी इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा गलत आएगा। जैसे कि 14 भाग 7 है, तो इसकी जगह भाग की जगह कर देंगे 14 प्लस 7 और गुणा 5 कर देंगे, फिर माइनस 10 कर देंगे और फिर भाग 2 कर देंगे। तो सबसे पहले हम भाग लगाएंगे, 10 में भाग देंगे 2 का तो उत्तर आएगा 5। उसके बाद हम गुणा करेंगे तो 7 का 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35। अब हमारे पास में 35 है और 14 आगे, 14 प्लस 35 होगा 49, और 49 में हम 5 माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा 44, और इसमें दिया गया है 45, यानी कि ये इक्वेशन गलत है। अगला सवाल है 22वां में पूछा गया है कि एक जो रो है, एक पंक्ति है, पंक्ति में क्या, लीना बाएं से 9वें स्थान पे और बिरला है वो दाएं से 13वें स्थान पे। दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं तो लीना बाएं से 17वें स्थान पे आ जाती है। तो बिरला की नई स्थिति का पता लगाइए। तो अब पहले क्या है, लेफ्ट से लीना है 9वें स्थान पे। अब ये अगर पोजीशन एक्सचेंज करती है तो कहाँ पहुँच जाती है, बाएं से 17वें स्थान पे पहुँच जाती है। यानी कि 9वें से 17वां स्थान कितना हुआ, 9वें से 17वां स्थान हुआ 9 प्लस 8, 8 स्थान दूर चलेगी, 17वें स्थान पे चलेगी। अब बिरला है, बिरला क्या होगी, बिरला 13वें स्थान पे, और 13वें से वापस 13 प्लस 8 कितने पे आएगी, 21वें स्थान पे आ जाएगी। तो हमारा राइट आंसर होगा 21। अगला सवाल है 23वां में पूछा गया है कि 5 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु क्या थी, 45 वर्ष थी। यानी कि औसत आयु निकालते हैं तो सारी आयु का योग करके उसमें जितने नंबर होते हैं उसका भाग देते हैं। तो ये 4 जने, तो 4 जनों का भाग देंगे आयु में, तब हमारा जो एवरेज आएगा 45। तो 45 इंटू 4, टोटल आयु कितनी हुई, 180 साल। अब ई को शामिल कर देते हैं औसत आयु में तो आयु हो जाती है 49 वर्ष। ये पहले तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था, अब एवरेज क्या है, बढ़ जाएगा, सबका 5-5 साल और जुड़ जाएगा। तो 180 प्लस 20 हुए 200, 200 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 50। अब 200 में ई के शामिल कर देने से औसत आयु कितनी हो जाती है, 49। तो व्यक्ति हो गए 5, तो 5 इंटू 49 कितना होता है, 245। 200 तो आयु हो गई ABCD चारों की कुल आयु, और 45 अब जो नया व्यक्ति शामिल होगा उसकी होगी, यानी कि ई की उम्र होगी वो होगी 45 वर्ष। अगला सवाल है 24वें में पूछा गया है, पेंटर को NCGPRGP लिखा जाता है तो रीजन को क्या लिखा जाएगा। तो पहले तो हमें जो ये कोड लैंग्वेज है इसको डिकोड करना होगा। तो डिकोड करें तो जो पेंटर वर्ड है, अब पेंटर में क्या है, P की जगह क्या आया है, N आया है। यानी P से 2 शब्द पहले वाला NOP, यानी P से पहले आता है O और O से पहले आता है N, यानी 2 अक्षर पहले क्या आता है, N, तो 2 अक्षर पहले लिखा है। अब A के बाद क्या लिखा है, C लिखा है A की जगह, यानी A के 2 स्थान बाद वाला अक्षर ABC। वापस तीसरा अक्षर देखें तो I, तो I से 2 अक्षर पहले वाला GHI, यानी कि G। तो इस प्रकार ये क्या सीक्वेंस है, अल्टरनेट, एक तो 2 अक्षर पहले फिर 2 अक्षर बाद, 2 अक्षर पहले 2 अक्षर बाद, 2 अक्षर पहले 2 अक्षर बाद। तो इसी तरह हमें रीजन को
क्या है, जमाना है। तो रीजन में आर है, आर का 2 अक्षर पहले क्या होगा, पी क्यू आर पी। ई से 2 अक्षर बाद में क्या होगा, ई एफ जी, तो आएगा जी। तीसरे अक्षर की बात करें 2 अक्षर पहले ए से, तो वाई जेड ए, वापस उल्टी ABCD में पहुंच जाएंगे वाई पे। और इसी प्रकार एस के बाद क्या होगा, तो एस के बाद में जो 2 अक्षर छोड़ के होगा STU, यानी कि हो जाएगा यू। और फिर अगला शब्द है वो है हमारा ओ, तो ओ से 2 शब्द पहले MNO एम। तो इस तरीके से जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा PGYUMP 24वां। अगला सवाल है 25वां। 25वें में जो एक सीरीज लिखी हुई है, इस सीरीज में जो अगला जो नंबर है वो क्या आएगा। तो अगला नंबर पहला अगर हम पहले गौर से देखें तो 11 का स्क्वायर होता है 121, इसी प्रकार 15 का स्क्वायर होता है 225, इसी प्रकार 19 का स्क्वायर होता है 361, यानी कि 11 गुणा 11 121, 15 गुणा 15 225, 19 गुणा 19 361। तो अब इसमें हम गौर करें तो 11 में 4 जोड़ें 15, 15 में 4 जोड़ें 19, तो 19 से आगे 4 और जोड़ेंगे 23, 23 गुणा 23 होंगे 529, जो हमारा राइट आंसर होगा 529। अब अगला सवाल है 26वां। 26वें में क्या है, एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसमें कुछ एक्शन लिखे गए हैं। तो कौन सा एक्शन है वो तर्कसंगत होगा, ये हमें पता लगाना है। पहला तो है बैंक ऋण लेने में बहुत विलंब हो जाता है। अब हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, विलंब हो जाता है, क्योंकि काफ़ी समय आवेदन नहीं है, ये आवेदक वर्ड होगा, क्योंकि इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा हुआ है एप्लीकेंट, क्योंकि आवेदक की साख को पता करने में लग जाता है। तो काफ़ी समय किस में लग जाता है, जो आवेदक की साख को पता करने में लग जाता है कि भाई ये पैसा वापस लौटा पाएगा नहीं लौटा पाएगा, इस बात को पता करने में लग जाता है और लोन लेने के चक्कर में कई चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। तो अब क्या एक्शन लेना चाहिए, पहला है ऋण की पात्रता का नियम हटा देना चाहिए। अब हटाएंगे तो बैंक दिवालिया हो जाएंगे, कोई भी ऋण ले लेगा और बैंक हो जाएंगे दिवालिया, तो ये एक्शन तो लॉजिकल नहीं है। दूसरा है ऋण का एक भाग ऊंची ब्याज दर पर तुरंत दे देना चाहिए और बाकी हिस्सा आवेदक की ऋण पात्रता को नियमित रूप से ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। अब हम उसको क्या है, शुरुआत में आवेदक आया और उसको दे दिया, अब वो पैसा लौटा ही नहीं पाए तो एक हिस्सा है वो भी गया, भले कितनी ऊंची रख लें, अगर हमें लौटाएगा नहीं तो ये भी तर्कसंगत नहीं है। तीसरा है आवेदक की ऋण पात्रता की जांच व्यवस्था की पुनः समीक्षा और सरलीकरण होना चाहिए। अब समस्या कहाँ है, समस्या है प्रक्रिया में, जो क्या है उसकी जो ऋण पात्रता की जांच व्यवस्था में समय लग रहा है, उस प्रक्रिया में समस्या है, तो उसकी क्या है पुनः समीक्षा होनी चाहिए और सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। यानी कि तीसरा एक्शन है वो एकदम लॉजिकल है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी, केवल 3 तर्कसंगत है। अगला सवाल है 27वां और 28वां। 27वां और 28वां इस पैरा पे आधारित है। इसमें क्या पूछा गया है कि 6 कजिन ब्रदर है ABCDEF, और इन 6 लोगों को क्या है, प्रत्येक को एक फ्लैट है वो आवंटित किया जाता है, और जो फ्लैट दे रहे हैं वो 2 रो में 2 पंक्तियों में है, 3-3 की। 3 फ्लैट है उत्तर दिशा में मुंह है और 3 फ्लैट है वो दक्षिण दिशा में मुंह है। तो अगर हम इस पैरा के हिसाब से इन फ्लैट्स को जमाएं तो हमारे फ्लैट होंगे उत्तर दिशा में BED और दक्षिण दिशा में FCA। अगर हम हिंदी वाले पैरा की बात करें तो हिंदी वाले पैरा में बहुत सारी त्रुटियां हैं। जैसे सबसे जो लास्ट लाइन लिखी हुई, जबकि F को उत्तरमुखी, तो उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है वाइल E गेट्स नॉर्थ फेसिंग प्लेट, तो हिंदी वाले पैरा में बिल्कुल गलतियां हैं। और जैसे देखें D एंड F गेट्स डायगोनली अपोजिट, एक दूसरे के सामने। अब एक दूसरे के सामने जो विकर्ण नुमा सामने, ये पता ही नहीं चल रहा है, विकर्ण नुमा लिखना था, तो हिंदी वाले पैरा में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। तो अब इस सीक्वेंस जो हमने जमाया है वो परफेक्ट है इंग्लिश के पैरा के हिसाब से, और आप वापस वेरीफाई कर सकते हैं। अब 27वें में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हें दक्षिण मुखी फ्लैट मिला है। तो इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमने लिख रखा है, उसके अकॉर्डिंग होगा FCA, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है 28वां। 28वें में पूछा गया है यदि E और A फ्लैट आपस में बदल लेते हैं तो E के बाद किसका फ्लैट होगा। तो अब E आ गया साउथ वाले में, तो A की जगह
तो उसका पड़ोसी अब कौन होगा? उसका पड़ोसी होगा सी, यानी कि आंसर होगा सी। अगला सवाल है 29वां। 29वें में पूछा गया है वेन डायग्राम है, वो एक प्रकार का डायग्राम है। तो वेन डायग्राम क्या है? सिलोलिज्म होती है। जो सिलोलिज्म में हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, उनसे कोई निष्कर्ष निकालना हो तो वेन डायग्राम के आधार पे हम डायग्राम बना के आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसमें जो सबसे जो राइट आंसर होगा वो होगा रिप्रेजेंट एंड एसेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फ्रेंस ऑफ सिलोलॉजिक फॉर्म। तो सिलोलॉजिक फॉर्म का जो एलिमेंट्री इन्फ्रेंस निकालना होता है वो इससे हम आसानी से मतलब निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ए। अगला सवाल है इंडक्टिव रीजनिंग किस पे बेस्ड होती है? तो भले ही संगत संबंधों पर आधारित होती है, लॉजिकल रिलेशन पे आधारित होती है। अगला सवाल है 31वां। 31वें से 35वें तक जो सवाल है वो इस ग्राफ पर आधारित है। इस ग्राफ में क्या है कि 3 कंपनियां हैं ए बी सी। इन 3 कंपनियों को एक डीलर है वो बेचता है, जो 3 कंपनियों की साइकिलें हैं उनको बेचता है, और प्रत्येक ईयर की सेल लिखी हुई है कंपनियों की, और जो सेल है वो नंबर ऑफ साइकिल है उसमें क्या है गुणा 100 में दी हुई है। जैसे पहला है 50, तो 50 गुणा 100 यानी कि 5000 साइकिल बिकी है ए कंपनी की। दूसरे बी में 40 × 100 4000 बिकी है। सी कंपनी की 10 गुणा 100 यानी कि 1000 साइकिल बिकी है। इस प्रकार अगले साल 1987, फिर 1988, फिर 1989, फिर 1990 और फिर 1991 की सेल दी हुई है। अब इन सेल को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन के आंसर देने। तो पहला सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में साइकिल का विक्रय सबसे कम है? तो ए बी सी तीनों कंपनियों की मिला के साइकिल का विक्रय किस में कम है, तीनों की टोटल किस में सबसे कम आ रही है? तो तीनों की टोटल हमें गौर से देखें तो सबसे कम आ रही है 50, 40 और 10। 50, 40 होते हैं 90, 90 और 10 होते हैं 100। ये 1986 में आ रही है। फिर 1987 में 40, 20, 60 और 60 और 30 हो रहे हैं 90। तो 100 से 90 कम है, यानी कि 1987 में जो 90 आ रही है और 90 से कम किसी भी वर्ष में नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 1987 बी। अगला सवाल है 32वां। 32वें में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में ए और बी की बिक्री बराबर हुई है? तो ए और बी का बार किस में बराबर दिख रहा है? तो पहला और दूसरा बार बराबर दिख रहा है 1988 वाले वर्ष में 30-30 का, जो 30-30 का दिख रहा है वो बराबर दिख रहा है 1988 में। तो जो हमारा राइट आंसर होगा 32वें का वो होगा सी 1988। अगला सवाल है 33वां। 33वें में पूछा गया है निम्नलिखित में से ब्रांड में अधिकतम वार्षिक बिक्री के आंकड़े और न्यूनतम वार्षिक बिक्री के आंकड़े का अनुपात सर्वाधिक है। यानी कि ऐसा वर्ष का जो जिसमें सबसे ज़्यादा किसी ब्रांड की बिक्री हुई है और किसी वर्ष में उसकी सबसे कम हुई है, उन दोनों का अनुपात है वो सर्वाधिक किसका है? तो हम अगर ग्राफ्स को देखें तो जो 1988 में जो सी है कंपनी है उसमें 60 की सेल हुई है, यानी कि 60 × 100 6000 की सेल हुई है। और 1986 में सी कंपनी की मात्र 10 × 100 की सेल हुई है। तो 60 में अगर 10 का भाग दें तो 6 गुना सेल का फर्क आ जाता है। जो रेशियो आ जाता है वो 60/10 का आता है। इतना बड़ा रेशियो किसी और कंपनी का नहीं है। जो ए कंपनी है, ए कंपनी का हम देखें तो सबसे कम सेल है 20 की है और सबसे जो हाईएस्ट सेल है वो है 50 की। तो 50/20 का रेशियो इतना नहीं आएगा जितना सी का आ रहा है। उसी प्रकार बी कंपनी की देखें तो बी कंपनी की हाईएस्ट सेल है 70 और सबसे जो कम सेल है वो है 20। 70/20 भी नहीं आ रहा उतना जितना कि 60/10 आ रहा है। तो 60/10 का रेशियो सर्वाधिक है, यानी कि सी कंपनी का सर्वाधिक है। तो आंसर होगा 33वें का सी। अगला सवाल है 34वां। 34वें में पूछा गया है दिए गए समय में ब्रांड बी ने कुल वृद्धि की है। तो अगर हम इस ग्राफ को वापस देखें
तो 34वें में जो बी कंपनी है, बी कंपनी का क्या था, 40 था 86 में, और लास्ट साल में कितना हुआ, 70, यानी ग्रोथ कितनी की, 30 की। और 30 की ग्रोथ में कितने पे हुई है, 40 पे हुई है। तो 30/40, 30/40 इंटू 100 यानी कि 75%। राइट आंसर होगा डी। अगला सवाल है 35वां। 35वें पूछा गया, दिए गए समय में तीनों ब्रांडों में सकल विक्रय आंकड़ों में प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब तीनों ब्रांडों का टोटल कर लेना, 86 का, 1986 का, तीनों का हम टोटल करते हैं, 50, 40, 90, 90 और 10, 100। और लास्ट वाले का कर देना है 50 इंटू 50 प्लस 70, 120 और 30, 150, यानी 100 शुरुआत में बिक्री थी, अब कितनी है, 150, यानी कितनी वृद्धि हुई है, 50 की। तो टोटल कितनी वृद्धि हुई, 50/100 इंटू 100, यानी कि 50% की ग्रोथ हुई है। तो हमारा राइट आंसर होगा 35वें का, वो होगा बी। अगला सवाल है 36वां। 36वें में पूछा गया है, MICR ने संभव किया है। तो MICR ने क्या है, कैशलेस सोसाइटी बना दी है। कैसे, MICR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और जो ये MICR कोड होता है वो चेक के ऊपर लगा हुआ होता है। अब हम किसी व्यक्ति को चेक देते हैं तो हमने कैश नहीं दिया, क्या दे दिया, चेक दे दिया। तो चेक क्या है, कैशलेस व्यवस्था है, इसमें हम कैश नहीं दे रहे हैं, कैशलेस दे रहे हैं। और ये जो MICR होता है ये क्या है, ऑप्टिकली जो मैग्नेटिकली रीड हो जाता है, और जो कोड होते हैं वो ऑटोमेटिकली रीड हो जाते हैं, और व्यवस्था है वो थोड़ी सी ऑटोमेटिक हो जाती है बैंकिंग में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 36वें का, वो होगा ए, कैशलेस सोसाइटी। अगला सवाल है 37वां। 37वें में पूछा गया है, DTP जो वर्ड है उसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्रोनिम क्या है। तो DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होती है वो जनरली जो ऐसा सॉफ्टवेयर के द्वारा होती है जिसमें क्या है, कोई मान लो हमें बुक्स प्रिंट करनी है, तो बुक्स प्रिंट करनी है तो उसकी जो डिज़ाइन करेंगे वो एक पीसी की सहायता से करेंगे। और जैसे एग्जांपल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर जैसे सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, तो ये क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। इससे हम क्या है, बुक की डिज़ाइन कर सकते हैं, बुकलेट की डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो डिज़ाइन करेंगे उससे क्या आसानी से प्रिंट हो जाएगी, प्रिंटिंग आसानी से होगी, डिज़ाइन इससे हम डिज़ाइन कर सकते हैं जो बुक्स में हमें प्रिंट करवाना है। अगला सवाल है 38वां। 38वें में पूछा गया है कि अगर आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप शेयर करना चाहते हो तो आपको नेटवर्क में क्या लगाना होगा। तो नेटवर्क में आपको राउटर लगाना होगा। मॉडेम के सहायता से आप सीधा इंटरनेट तो ले सकते हो, पर आपको अगर जैसे वाईफाई एक्सेस देना है तो मॉडेम के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एक राउटर लगाना पड़ेगा। तो आजकल मॉडेम और राउटर इनबिल्ट दोनों एक साथ आते हैं, तो राउटर से हम वाईफाई कनेक्शन दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारा नेटवर्क। अगला सवाल है 39वां। 39वें सवाल में पूछा गया, टाइम शेयरिंग रेफर्स टू। तो टाइम शेयरिंग में क्या होता है, मल्टीटास्किंग होती है। एक ही कंपनी के लोग एक साथ कोई भी टास्क है वो पूरा कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मल्टी टास्किंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कंपनियां प्रोवाइड करती है एक ऐसी सर्विस जिसमें क्या है, कंप्यूटर टाइम सेल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 39वें का ए। अगला सवाल है 40वां। 40वें में पूछा गया है, बैंडविड्थ क्या है। तो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ में क्या है, जो फ्रिक्वेंसी होती है उन फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है, यानी कि जो न्यूनतम और अधिकतम के बीच का जो अंतराल होता है, अंतर होता है, परास होती है, रेंज होती है, वही क्या होती है, बैंडविड्थ होती है। तो इसमें जो सबसे जो राइट आंसर होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ सिग्नल, यानी जो रेंज है हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का, यानी कि टोटल डिफरेंस है, वही क्या है, बैंडविड्थ होती है किसी सिग्नल की। अगला सवाल है 41वां। 41वें में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नेचुरल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन नहीं है। तो नेचुरल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में इंटरनल रेडिएशन, पृथ्वी का इंटरनल रेडिएशन होता है, सोलर रेज से भी यूवी रेज के माध्यम से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, और इसी प्रकार जो पृथ्वी की सतह में रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके द्वारा भी होता है
फार्म वेस्ट से नहीं होता है। ये वैसे भी जो फार्म होता है, फार्म वेस्ट होता है, वो मानव निर्मित होता है और बाकी सारे नेचुरल है, अगर कोई फार्म वेस्ट में भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो रहा है तो। अगला सवाल है 42वां में पूछा गया है हीराकुंड प्रोजेक्ट है, हीराकुंड परियोजना है, वो कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा की महानदी पर स्थित है। तो राइट आंसर है सी। अगला सवाल है 43वां में पूछा गया है कि नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है संलयन और विखंडन दोनों से क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। जो राइट आंसर है वो है सी, फ्यूजन और फिजन दोनों से की जा सकती है। तो फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में संलयन होता है, जैसे हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो संलयन होकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रकार संलयन ऊर्जा निकलती है। इसी प्रकार यूरेनियम का क्या होता है, विखंडन होता है और विखंडन स्वरूप भी ऊर्जा निकलती है। तो राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल है 44वां, सुनामी समुद्र में ऊंची लहरें जो बनती है भूकंप के द्वारा। 2004 के जो 26 दिसंबर था उसमें हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आई थी, वो भूकंप के द्वारा आई थी। तो सुनामी किससे आती है, भूकंप के द्वारा आती है। अगला सवाल है 45वां में पूछा गया है अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? तो सारे के सारे मौसमी परिवर्तन है वो होते हैं सौभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में होते हैं, जो एटमॉस्फेयर की लेयर है। अगला सवाल है 46वां में पूछा गया है कि वर्स्टन स्कूल है अंडरस्टैंडिंग की, वो पॉपुलराइज किसने की? तो वर्स्टन स्कूल है वो पॉपुलराइज की जर्मन समाज वैज्ञानिकों ने, जिसमें मैक्स वेबर जैसे जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनका नाम आता है। तो वर्स्टेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई जो किसान काम कर रहा है तो वो कितनी मेहनत कर रहा है ये आपको तब पता चलेगा जब आप उस खेत में जाके उसी तरह काम करोगे। यानी किसी के जूते में आप पाँव रखोगे किसी और के जूते में, तब आपको पता चलेगा कि उसकी मेहनत क्या है। तो इसमें क्या है, मानववादी जो दृष्टिकोण है उसमें क्या है, सब्जेक्टिव तरीके से देखा जाता है। अगला सवाल है 47वां में पूछा गया है यूजीसी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यूजीसी है वो 1956 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ, ये सही है। और ये क्या करता है, प्रमोट करता है हायर एजुकेशन को और कोऑर्डिनेट भी करता है। और ये क्या करता है, प्लान और नॉन प्लान फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव करता है, ये भी सही है। अगला जो ऑप्शन है इसमें पूछा गया है कि ये फंड स्टेट गवर्नमेंट से भी रिसीव करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट से ये कोई भी फंड रिसीव नहीं करता, ये ऑप्शन गलत है। तो 47वें का डी है वो गलत है। अगला सवाल है 48वां में पूछा गया है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पॉपुलराइज्ड बाय। तो जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है वो किसके द्वारा पॉपुलराइज हुआ? वो BR मेहता कमेटी 1957 के द्वारा हुआ। और इसी के आधार पे जो पंचायती राज की व्यवस्था की नींव है वो राजस्थान के नागौर जिले में रखी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को। तो जो BR मेहता कमेटी की अनुशंसा के आधार पे रखी गई थी। तो 48वें का आंसर हो गया सी। अगला सवाल है 49वां में पूछा गया है 5 वर्ष की अवधि से पूर्व लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा बिल्कुल नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बिल्कुल नहीं, चुनाव आयोग द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। 49वें का राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल है 50वां में पूछा गया भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि इससे अधिक नहीं हो सकती। तो 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हमारा जो पेपर है वो सॉल्यूशन पूरा होता है। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, फीडबैक। इस प्रकार हमारा पेपर है वो इस प्रकार हमारा पेपर सॉल्यूशन पूरा होता है। आपको ये पेपर सॉल्यूशन कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा हमें फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।